हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में, जो लगी हुई है आपके 10 यूनिट, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ कि ये किस तरह के टॉपिक को आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन से टॉपिक को अच्छे से करने के बाद आपका स्कोरिंग मार्क्स ज़्यादा आ सकता है। तो ये सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए तो जुड़े हमसे, क्योंकि हम जो है अब सारे यूनिट करवाने वाले हैं। ये जो 1 मंथ का आपके पास टाइम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दिसंबर सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये तय है, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं अब जो यूनिट 5 है उसका मैं बहुत ही जल्द जो जितना भी कविता लगा हुआ है, क्योंकि इस बार अगर देखें हम पेपर को देखते हैं तो जो जून में एग्ज़ाम हुआ है ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए इस बार कविता जो यूनिट 5 है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग पहले यूनिट 5 को देखेंगे और जो यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का जो इतिहास लगा है उसमें आपका जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं, मैंने कई सारे वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप नए हैं तो ज़रूर उस वीडियो को जाएं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है यूजीसी नेट जो है संपूर्ण साहित्य के नाम से है। और अगर आप बिहार बीपीएससी द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक घटना चक्र का सीरीज शुरू किया है पूछे गए प्रश्न पत्र के तौर पे। और मैं इधर एमसीक्यू भी आप लोगों को डेली बाय डेली लेकर आती हूँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कंटेंट भी डाल रही हूँ। तो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो ज़रूर से देखें, और एग्ज़ाम तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे यहाँ पे मैं कंडक्ट करा सकूँ। तो बने रहे मेरे साथ। तो चलिए आज का जो देखते हैं, शुरू करते हैं कि आपके यूजीसी नेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं ज़रूर से इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो नेट का पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसके टोटल कितने यूनिट हैं। तो पहले यूनिट समझिए, इसमें टोटल 10 यूनिट हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट जो है आपका, इसमें क्या है तो हिंदी भाषा और विकास, ये महत्वपूर्ण यूनिट है आपका। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये उनकी देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, पाली प्राकृत सौर सैनी अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ये जितने भी भाषाएं यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इसका जो क्षेत्र है खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं, या आपसे पूछा जाता है कि शोर सोनी में कितनी उपभाषाएं आती है, अर्धमागधी का विकास कहाँ से हुआ है, मागधी में कितनी बोलियां हैं, अपभ्रंश कितने ईस्वी से, या अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन से हैं, पाली या प्राकृत में व्याकरणाचार्य के बारे में पूछा जाता है, इनकी जो ध्वनि है या शब्दावली है उनके बारे में पूछा जाता है, पुरानी हिंदी से कौन कौन से कवि संबंधित हैं। तो ये जितनी भी है ना, यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने भाषा पे एक वीडियो डाला हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर से देखें। और जहाँ तक इसमें हिंदी व्याकरण का सवाल आप लोग करते हैं कि हिंदी व्याकरण इसमें पूछा जाता है, तो उस तरह के हिंदी व्याकरण यहाँ पे नहीं आते हैं जिस तरह आपका टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो लेवल आपका रहता है हिंदी व्याकरण के बारे में, वो बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हालांकि, लेकिन वो यहाँ से उतना नहीं पूछा जाता है। तो आपको भाषा विज्ञान को अच्छे से करना है। जितने भी हैं शोर सैनी अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश, उनकी उपभाषाएं, उनके भाषाई क्षेत्र कौन कौन से हैं, खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वह कहाँ कहाँ बोली जाती है, पाली प्राकृत के प्रमुख ग्रंथ आपको देखना है, प्रमुख रचनाएं देखनी है, प्रमुख कवि लेखक देखने हैं,
प्रमुख उनके क्षेत्र देखने हैं, प्रमुख उनमें जो उनके व्याकरणाचार्य रहे हैं, पाली प्राकृत के प्रमुख व्याकरण देखने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि जितना यहाँ पे दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं बनता है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास ये जितने भी हैं, हालांकि ये आगे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अब देखा जा रहा है क्वेश्चन मैंने देखा तो पता चल रहा है कि अब व्याकरण के भी प्रश्न जो हैं 2-4 पूछे जा रहे हैं। तो उतना आपको घबराने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अब जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आप बस क्या कीजिएगा, पहले तो आप भाषा को अच्छे से समझिए, जानिए और उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जो कि भाषा पे है, ठीक है। तो मैं घटना चक्र से जो करा रही हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे वो आप यूजीसी नेट के भी एस्पिरेंट हो, ठीक है। तो आप उसको देखें, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ वहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप ज़रूर से उसे देखें, ठीक है। और अगर मैं दूसरा बात करूँ, ये तो आप फर्स्ट यूनिट का बात है। दूसरा यूनिट का अगर मैं बात करूं तो ये जो यूनिट है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अगर कहें तो यहाँ से 70% आपका कवरअप होता है, ठीक है, 70%। आप समझ रहे हैं कि अगर आपका 100% का एग्ज़ाम है और यहाँ से आपका 70% कवरअप होना है, तो आपको चाहिए कि इसे अच्छे से करें, एकदम डीपली इसको अध्ययन करना है। ऐसे नहीं देखना है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ लिए, कुछ काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल किसे कहते हैं, भक्तिकाल किसे कहते हैं, तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन को जानना है, उसके लेखन पद्धति को जानना है, उसके काल विभाजन कितने खंडों में हुआ है, किन किन कवियों ने किन किन नामों से आदि काल को अभिहित किया है, रीति काल के प्रमुख कवियों को जानना है, रीति काल को कितने खंडों में बांटा गया है, रीति काल के प्रमुख खंडों के जो कवि हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, उनकी प्रमुख ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। और भक्ति काल की अगर बात करें तो भक्ति काल का जो उदय में जो विद्वानों ने अपने मतांतर, तरह तरह के मतांतर दिए हुए हैं, जो मतभेद देखा गया है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपका। और आदिकाल में जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं मैंने चर्चा भी किया हुआ है, और आदिकाल को मैंने अच्छे ढंग से करवाया हुआ है, बहुत ही कम शॉर्ट वीडियो में उसे करवाया है, बहुत ही कम टाइम आपका लिया है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसे ज़रूर से देख लें और वहाँ से आपका आदिकाल क्लियर हो जाएगा। और रही PYQ की बात, जो घटना चक्र से मैं करा रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि यूथ कंपटीशन का भी वहाँ से जो प्रकाशन का आता है वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप कोई भी एस्पिरेंट जो UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं तो वो बुक आप ज़रूर लें, क्योंकि उसमें जो है फुल देता है, ठीक है, चारों ऑप्शन के साथ उसमें दिया रहता है। जितने भी आपका अभी तक पेपर हुआ है तो आप फुल्ली उसको कर लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मेरा ये अपना अनुभव है, मैंने 3 बार ये एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो मैंने किस तरह तैयारी किया है, तो ये बुक जो है मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और PYQ तो वो सभी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके लिए मोस्ट सफिशेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे विशेषतः आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, तो ये जितने भी रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो दिए गए हैं, तो प्रवृत्तियों से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि जो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी धारणाएं अनुचित है या गलत है उसको रेखांकित करें। ये नहीं पूछा जाता है कि घनानंद किस कोटि का कवि हैं। ये PGT और TGT में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि 2004 से 9 तक अगर देखें क्वेश्चन पेपर को, हम UGC नेट के पेपर को, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि घनानंद किस कोटि के कवि हैं, तो रीति मुक्त धारा के हैं, विद्यापति किस कोटि में आते हैं, आपके पद्माकर किस रचना को किए हैं। तो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जो अभी PGT में और TGT में पूछे जाते हैं, वो UGC नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। और
अब जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप डीपली इसका अध्ययन नहीं कीजिएगा तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बात कर लिया। अब देख लेते हैं आधुनिक काल। तो आपका जो आधुनिक काल का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आधुनिक काल ऐसा टॉपिक है क्योंकि ये सभी को समाहित कर लेता है। समझ रहे हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद काल, छायावादोत्तर काल, हालावाद, जितने भी ये हैं ना, तो सब आके कहाँ मिलते हैं? तो ये क्या है? तो हिंदी साहित्य का अगर संगम की बात करें तो ये आधुनिक काल उसका संगम है, क्योंकि सभी धाराएं जो हैं यहाँ पे समेट चुकी है, ये अपने अंदर समाहित कर चुकी है। तो ये सिर्फ आधुनिक काल आपको छोटा लग रहा होगा यहाँ पे देखने में, लेकिन ये आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य का अगर कहूँ तो ये विस्तार है, क्योंकि आधुनिक काल की जो गतिविधि है ना, इसमें आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, जितनी भी काल हैं यहाँ पे आके जो समेट ली गई है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आधुनिक काल है जहाँ पे विविध रचनाओं, विविध जो विधाएं हैं यहाँ पे आपको विकसित नज़र आती है। क्योंकि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सब जो है कोटि कहीं श्रृंगारिक बद्ध हो गई है, तो कहीं कहीं पुरातन को हिस्ट्री को उठा के चलता है, तो कहीं आपका राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते लीन है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर एक क्रिएटिविटी का विकास हुआ, क्रिएटिव माइंड का संचार हुआ, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा देखा गया है। और उसका विस्तार किया किसने? तो भारतेंदु मंडल के विभिन्न कवियों ने विस्तार किया। और आगे जो देखते हैं वो जो है द्विवेदी काल। द्विवेदी काल जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उनका विस्तार हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह ये खरी बोली का संचालन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो आधुनिक काल है इसमें आपकी सभी जो विधाएं हैं, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, जीवनी हो, जितने भी साहित्यिक विधाओं का जो विकास हम देखते हैं वो आपका कहाँ होता है? तो यही आधुनिक काल है। तो यहाँ पे आपको अगर यूनिट बाय यहाँ पे बांटा गया है, जिसको अलग से हिंदी और आपका नाटक, आपका निबंध यहाँ पे यूनिट बाय कर दिया है, लेकिन आप सभी यूनिट को अगर मिला दें तो यहाँ एक आधुनिक साहित्य में सभी को समेटा जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको सिलेबस को समझना है तो इससे पहले हिंदी साहित्य को समझना होगा कि आखिर हिंदी साहित्य है क्या। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप भक्ति काल का नामकरण देख लिए, आदि काल का देख लिए, रीति काल का देख लिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं तो इससे पहले आपको सिलेबस पर रखना होगा, उसके अंदर जितने भी टॉपिक दिए हैं उसको भली भांति अच्छे से आत्मसात करना होगा, क्योंकि बिना आत्मसात किए आप इसके एग्ज़ाम को देने में आपको वहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और अगर मैं बताते चलूँ तो यहाँ पे आपको छायावाद जो दिया गया है, छायावाद में जितने भी 4 स्तंभ हैं, चाहे वो निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद, इन चारों की जितनी भी रचनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और छायावाद से 4-5 क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। तो चारों कवियों को आपको अच्छे से पढ़ना है, उनकी रचनाओं को पढ़ना है, कौन से मूल नाटक हैं, कौन से अनुदित हैं, उनके बारे में किन विद्वानों का क्या राय है। हम खासकर जो रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न लेखकों के बारे में जो अपनी धारणाएं प्रस्तुत किया है उसको आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जयशंकर प्रसाद के बारे में, निराला के बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में, विद्यापति के बारे में, घनानंद के बारे में, पद्माकर के बारे में रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से बताएं। तो उसमें 5-6 ऑप्शन आपका रहता है, उसमें आपको छांटना पड़ता है। तो अगर आप रामचंद्र शुक्ल का जो धारणा है वो नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप वहाँ कन्फ्यूज होइएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि विद्यापति के बारे में शुक्ल जी का क्या विचार है,
घनानंद जी के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, कबीर के बारे में शुक्ल जी का क्या विचार है। तो अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस बात से अवगत नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ MCQ लगाने से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको इसका डीपली नॉलेज नहीं है तब तक आप इसे नहीं कर सकते हैं। रही बात UGC नेट या TGT या PGT जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाली, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसके पैटर्न को जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जब तक पैटर्न का पता नहीं चल रहा है तो आपको एग्ज़ाम ही समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पैटर्न और सिलेबस ये दो चीज़ आपको पता चल गया तो तीसरा आप क्या करें कि PYQ लगाएं, ठीक है। PYQ अगर लगाते हैं तो यहाँ से आपको दो फायदे पहले तो नज़र आते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग UGC क्या कर रही है, आपका एग्ज़ाम ले रही है कि नहीं ले रही है, किस यूनिट से आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। अगर वो यूनिट आपको दिया गया है तो वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपको उस यूनिट में जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए कितना सफिशेंट है, आपके लिए ज़रूरी भी है या नहीं। कोई बच्चे करते हैं कि सिलेबस रटते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं 5-6 बुक ले लेते हैं और उसको पढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप इस लेवल से आपका पढ़ाई चल रहा है तो वो गलत है। पहले आप सिलेबस को आत्मसात कीजिए, उसके बाद उसके अनुसार जो महत्वपूर्ण बुक है उसको आप लीजिए। उसके बाद आप उसके पैटर्न को समझिए, उसके PYQ को अच्छे से कीजिए, चारों ऑप्शन के साथ कीजिए जैसे कि मैं करा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए सफिशेंट है और आपका एग्ज़ाम ज़रूर से निकलेगा और आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए, बहुत बात हो गया। तो अगर आप 70% स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ ये यूनिट आपको करा सकता है, क्योंकि इसमें सभी विधाएं आपका पर्याप्त रूप से इसमें सम्मिलित है और यहीं से आपका यूनिट को अलग अलग करके लिया गया है, रखा गया है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको आधुनिक काल अच्छे से करना है और बाकी आदिकाल जो उसका शुरुआती दौर था उसे तो करना ही है। तो इसमें सभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूसरा यूनिट, तो इसको हर हाल में अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए अगले यूनिट की बात करें तो अगला जो है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। यहाँ पे देखिए, और ये अभी जो मैं बात कर रही थी गद्य विधाएं, तो गद्य विधाएं तो विधाओं का जो प्रारंभ माना जाता है, कहाँ से माना जाता है, कहाँ से उसका शुरुआत हुआ है, तो ये हुआ है आधुनिक काल से। चाहे वो भारतेंदु काल हो या फिर द्विवेदी काल हो या फिर छायावाद काल हो या फिर शुक्लोत्तर काल हो, प्रेमोत्तर काल हो या प्रेमचंद्र पूर्व युग हो, तो यहाँ से देखते हैं कि सभी विधाओं का आधुनिक काल से ही प्रारंभ होता है। तो अगर आप उपन्यास को देखें, हिंदी कहानी को देखें, नाटक को देखें, निबंध को देखें, आलोचना को देखें, तो ये कहाँ से आपका शुरुआत है, तो ये सभी आपका आधुनिक काल से ही विस्तार पाता आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो देखिए, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास आपको पढ़ना है, प्रेमचंद्र एवं उनका युग के उपन्यासों को पढ़ना है। तो प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए और उसकी विषय वस्तु भी आपको याद होनी चाहिए। प्रेमचंद्र ने जितने नाटक लिखे हैं, जितने निबंध लिखे हैं, यानी कि मैं कहूँ कि प्रेमचंद्र इम्पॉर्टेंट है, तो उन्होंने जितनी रचनाएं की है, जिन जिन विधाओं को उन्होंने उन पर काम किया है, तो वो सभी विधाएं आपको नज़र में होनी चाहिए कि आप देखते समझ जाओ कि हाँ ये प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं और ये इसकी विषय वस्तु है। तो ये तो हो गई प्रेमचंद्र की बात। और प्रेमचंद्र के पूर्व उपन्यास की बात अगर मैं करूं तो ये प्रेमचंद्र का जो पूर्व उपन्यास लिखा गया है तो देवकी नंदन खत्री के बारे में आप देख लें कि उन्होंने किस तरह के अय्यारी उपन्यासों को लिखा है। आप गोपाल राम गहमरी को देख लें, किस तरह उन्होंने लिखा है जासूसी उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट को देख सकते हैं जो
आपका भारतेंदु युग के रचनाकारों में शामिल हैं। तो इस तरह जितने भी उपन्यासकार हैं या उपन्यास हैं लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पढ़ना है। हालांकि आपको वो 17 उपन्यास जो 7-8 जो कितने उपन्यास लगे हैं आपके सिलेबस में, वो तो आपको अलग से पढ़ना ही है, लेकिन इसके पूर्व यहाँ पे दे दिया गया है आपको कि इसमें भारतेंदु पूर्व के उपन्यासों को और भारतेंदु युग के उपन्यासों को भी आपको साथ ही साथ पढ़ना है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ हम जो यूनिट 6 में आपके उपन्यास लगे हैं सिर्फ आप वही पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपको आधुनिक काल जैसा कि मैंने बताया तो उसमें आपको पूरा पढ़ना है। और अब बात करते हैं कहानियों पर। तो कहानी जो है आपको कहाँ से कहानी की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन सी पहली कहानी मानी जाती है, शुक्ल जी ने किन किन कहानियों को प्रथम कहानी माना है। तो शुक्ल जी ने इंदुमती को पहला कहानी माना है। और अगर शोध की दृष्टि से देखें, नवीनतम शोध की दृष्टि से, तो जो माधवराव स्प्रे का एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1901 ईस्वी में लिखी गई है, ये आधुनिक सर्च के हिसाब से देखा जाता है एक मौलिक हिंदी कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन शुक्ल जी ने इंदुमती जो कि 1900 की कहानी है उसे पहली कहानी माना है। और अपना उनका जो खुद का कहानी है 11 वर्ष का समय जो कि 1903 ईस्वी की है, वो 11 वर्ष का जो समय है उसे भी उन्होंने पहली कहानी के तौर पे नहीं रखा, उसको भी तीसरे नंबर पे वो रखते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितने ही मतांतर, कितने ही मतभेद हैं सभी युगों में, सभी विधाओं में। तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा जितने भी हैं तो सब के दृष्टि में अलग अलग हुए हैं। तो आपको इस दृष्टिकोण से बहुत ही डीपली, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको देखना है, ठीक है। अगला बात करें कि नाटक, तो नाटक को आपको हम जो भारतेंदु युग से ज़्यादातर इसका विकास देखा जाता है और वहीं से इसका बीज भी पड़ा है। तो आपको इसके विकास और महत्वपूर्ण नाटक और नाटककार को देखना है। और सबसे अगर ज़्यादा मैं नाटकों की बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का टोटल 17 नाटक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी नारायण लाल सबसे अधिक उन्होंने नाटकों की रचना की है। तो सबसे अधिक किसने किया है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो उनकी जो रचनाएं हैं, जो नाटक उन्होंने लिखे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसी बार भी पीजीटी और टीजीटी में और यूजीसी नेट में तो इसका कर्म से ही पूछा जाता है। यहाँ पे आपका पीजीटी में ये पूछा जाएगा कि ये नाटक किसके द्वारा रचित हैं, लेकिन आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण या भीष्म साहनी के नाटकों को कर्म से लगाएं, इस तरह क्या आता है। तो अगर आपको उसका कर्म नहीं पता, उसका सन ईस्वी नहीं पता, तो आप वहाँ पे उसका कर्म नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको विभिन्न जितने भी महत्वपूर्ण नाटक हैं या नाटककार हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसका जो महत्वपूर्ण नाटक है उसे आपको अच्छे से उसके सन के साथ आपको कर्म से याद करना है। तो यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निबंध और आलोचना, तो इसका भी इसी तरह से तैयारी करें। प्रथम निबंध कौन से रहे हैं, प्रथम आलोचना कौन से रहे हैं, किन विद्वानों ने किसे प्रथम निबंधकार घोषित किया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं उसका जो 1000 जो मैं MCQ करा रही हूँ तो उसमें ये मैं कल से शुरू कर दी हूँ, तो ये उसमें करा रही हूँ। प्रथम हिंदी में जितने हिंदी साहित्य में जितने भी प्रथम हिंदी उपन्यास हो, लेखक हो, जितने भी विधाएँ हैं तो उस पर मैं MCQ लेकर आ रही हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप ज़रूर से उसे देख लें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें हिंदी की अन्य विधाएं हो गई, तो इसमें रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, प्रथम आत्मकथा। तो प्रथम आत्मकथा के बारे में पूरी पूछी जाती है। तो प्रथम आत्मकथा कौन है, तो अर्धकथानक है बनारसी दास जैन द्वारा। प्रथम रिपोर्टाज कौन है, तो लक्ष्मीपुरा है। डायरी विधा के बारे में पूछा जाता है। और हिंदी की प्रवासी साहित्य के बारे में पूछे जाते हैं कि प्रवासी साहित्य प्रमुख जो लेखक हैं कौन से प्रवासी लेखक के रूप में सामने आते हैं।
तो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि कौन से प्रवासी साहित्य या लेखक हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आपको करना है इस दृष्टिकोण के साथ। तो मैं साथ ही सिलेबस के साथ आपको एक दृष्टिकोण भी प्रदान यहाँ पे कर रही हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और शायद ही ऐसा कोई आपको अंदर से आपको बता रहा होगा। मैंने कई वीडियो देखे हैं सिलेबस के लिए, मुझे ऐसे सफिशेंट वाले मतलब कोई इस तरह के नहीं मिले टीचर कि कोई एक एक जो टॉपिक पे है उस पर विचार किया हो। ठीक है, तो मैं आपको, क्योंकि मैं इस बात से अवगत हूँ कि कोई सिलेबस पे उतना अच्छा काम नहीं किया है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अगला यूनिट जो है साहित्य शास्त्र। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये दोनों यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो प्रमुख संप्रदाय को आपको देखना है। रस संप्रदाय अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति के प्रकार, काव्य गुण कितने हैं, काव्य दोष कितने, किसने किसने क्या क्या माना है, प्लेटो के सिद्धांत, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड्स, जितने भी हैं, फैंटेसी, प्रतीक, कल्पना, तो ये सब जो है ना, कल्पना, मिथक और प्रतीक, बिंब, ये सब जो हैं कारण और कथन में पूरे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके इस तरह क्वेश्चन बनेंगे कारण और कथन वाले। बाकी बात जो ये धारणाएं हैं ये अरस्तु और वर्ड्सवर्थ के पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे इनके बुक से, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अब इस तरह से पूछे जाते हैं कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में क्या क्या उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, क्या क्या माना है उसके अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन अब वहाँ से बन रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ पे डीपली अध्ययन करना होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना के अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। और यहाँ पे जो भारतीय काव्य शास्त्र है वहाँ पे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, जितने भी महत्वपूर्ण जो संप्रदाय रहे हैं उनके प्रमुख संप्रदाय के जो संपादन करता है उनको आपको देखना है। प्रमुख आचार्य जितने भी हैं उनको आपको उनके जन्म ईस्वी के साथ आपको ध्यान में रखकर याद रखना है। और साथ ही इनमें जो जितने भी विद्वान, जितने भी काव्य दोष या शब्द शक्ति के बारे में चर्चाएं किया है जितने भी आचार्यों ने, तो उसको भी ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र से। तो चलिए, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको साथ में देखना है। अब बात करते हैं इकाई 4 का। तो इकाई 4 में देख लेते हैं, ये है वैचारिक पृष्ठभूमि। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो खरी बोली आंदोलन से भी बनते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, तो ये जो आपका टॉपिक है, अगर आप आधुनिक काल को पढ़ते हैं अच्छे से तो यहाँ का आपका ये कवर अप हो जाएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, तो ये भी आपका आधुनिक काल, जैसे कि अभी मैंने चर्चा कर चुका है। और गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन, तो अंबेडकर दर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब, और गांधीवादी उनके विचार को पूछा जा रहा है। और लोहिया दर्शन से एकाएक क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है कुछ सालों में, लेकिन ज़्यादातर अंबेडकर से पूछे जाते हैं उनके विचारों को। आगे देख लेते हैं कि मार्क्सवाद आपको पढ़ना है। ये मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक, स्त्री विमर्श, दलित स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, तो ये जितने भी हैं मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये जितने भी ये टॉपिक हैं ये आपका कहाँ आ जाएगा, तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये भले ही वैचारिक पृष्ठभूमि में दिया गया है, लेकिन जितने भी इसके प्रयोगकर्ता या प्रयोग करता रहे हैं ये आपके मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है, तो युंग ने दिया है, फ्रायड ने दिया है। अस्तित्ववाद किसने दिया है, तो काफ्टे ने दिया है। उत्तर आधुनिकतावाद को देखना है आपको। मार्क्सवाद जो कि
मार्क्सवाद और अस्मितामूलक जितने भी ये हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये पाश्चात्य दर्शन के ये सिद्धांत रहे हैं। तो आपको पाश्चात्य दर्शन पढ़ना होगा, पाश्चात्य सिद्धांत पढ़ना होगा। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि में भले ऐड हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत और इसके जो प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं उसे आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चर्चा कर दिया कि आपको क्या देखना है और किस तरह तैयारी करना है। और जहाँ तक दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श रहे हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ना है कि किस तरह इनकी पृष्ठभूमि बनी। स्त्रियों की, जो दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक थे, उनमें स्त्री का क्या रोल रहा है और इन पे लिखी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, या आदिवासी के बारे में किन कवियों या लेखिकाओं ने अपना मुद्दा को उठाया है, तो वो जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको दिखेगी वो इसके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है। रमणिका गुप्ता को देखते हैं, किस तरह उन्होंने आदिवासी के क्षेत्र में काम किया है। तुलसी राम को देखते हैं, मुर्दहिया, वो क्या है, तो वो आदिवासी विमर्श है। दलित चेतना उसमें दिखाई गई है कि किस तरह एक दलित समाज में उनका जन्म हुआ है, किस तरह उनको झेलना पड़ा है सारा चीज़। अगर आप उनका मुर्दहिया पढ़िएगा तो ये बखूबी आपको समझ में आएगा कि उनके, जब वो उस टाइम पीरियड में उनका क्या हाल रहा है और किस तरह वो नीचे से ऊपर उठे हैं। तो उन्होंने बखूबी उनमें एक अपना आत्मसंघर्ष को भी दिखाया है कि खुद से वो किस तरह लड़कर आगे खूब बढ़े हुए हैं। तो ये सारा चीज़ आपको दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक विमर्श में देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने मार्क्सवाद, जो फ्रायड, यंग और दात से है या फिर यूंग है, ये जितने भी हैं, ये सारे जो आपका आ जाएगा ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये तो आपका आधुनिक काल में आ जाएगा और ये आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आ जाएगा। तो आपको इस तरह ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि इकाई 5 जो कविता से संबंधित है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस बार जो जून में एक पेपर देखने को मिला उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यूनिट से, अगर मैं बात करूं तो वो है कविता। कविता से 7-8 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ठीक है, यहाँ पे कविता आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका पृथ्वीराज रासो की कौन सा सर्ग, ये 27वां सर्ग है, जो कि रेवा तट। रेवा तट इसका क्यों नाम पड़ा है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे में ये युद्ध छिड़ा गया था, तो इसलिए इसको रेवा तट के नाम से यहाँ पे अभिहित किया गया है। अब पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इनके लेखक कौन है, तो चंद्रवरदायी हैं। 69 इसमें सर्ग दिया गया है। और रेवा तट कौन सा सर्ग है, तो ये 27वां सर्ग है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करें कि अमीर खुसरो, जो कि खरी बोली के एक तरह से प्रथम प्रयोगकर्ता, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। और इनकी मुकरियाँ, यानी कि कुछ कह कर और मुकर जाना, अपनी बात भी रख देना और बाद में मुकर जाना, तो ये मुकरियाँ इनकी बन गई। तो इस तरह इनके जो प्रमुख पहेलियाँ और मुकरियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं 1-2, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्यापति की पदावली, यहाँ पे संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा के पद संख्या 1 से 25 तक आपको देखना है। तो यहाँ उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। जो मैं कराई हूँ विद्यापति की जितनी भी प्रमुख जो पद हैं वो मैं करा दूंगी एक अलग वीडियो में, ठीक है। तो घबराना नहीं आपको। कबीर का जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर किसके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पुस्तक लिखी है, जो कि कहाँ पढ़ना है, तो 160 से 209 के पद आपको पढ़ना है। अगला है कि जायसी ग्रंथावली, और ये बुक मेरे पास है, मेरे पास सभी बुक हैं, तो मैं ये भी करा दूंगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और जायसी ग्रंथावली जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का पुस्तक से आपको नागमती वियोग खंड, इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। और सबसे पहले बार 12 मासा का जो वर्णन किया गया है कहाँ पे किया गया है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो ज़रूर से कमेंट में कमेंट करें कि सबसे पहले 12 मासा का वर्णन कहाँ किया गया है। और उसके बाद जो है ये नागमती वियोग खंड में जो जायसी ग्रंथावली में है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है पद्मावत में।
तो ये जो कि पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना है जायसी द्वारा। और ये जायसी ग्रंथावली किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिसमें आपको नागमती वियोग खंड ही सिर्फ पढ़ना है। तो ठीक है, अगला बात करते हैं कि सूरदास। सूरदास जो है, सूरदास का भ्रमर गीत सार, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का आपको पढ़ना है, जो कि पद संख्या 21 से 70 तक पढ़ना है आपको। अगला है कि रामचरितमानस के आपको उत्तरकांड को पढ़ना है, क्योंकि उत्तरकांड से पूछा जा सकता है कि ये किन उत्तरकांड में कौन कौन से संवाद हैं, किन किन लोगों के बीच संवाद हुए हैं, और यहाँ से अधिकतर पंक्तियाँ उठा के पूछ ली जाती है, तो यहाँ से आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें कि बिहारी सतसई, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा आपको कितना पढ़ना है, तो 1 से 50 तक के दोहे को पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं कि घनानंद कवित, जो कि विश्वनाथ मिश्र का है, 1 से 30 तक पढ़ना है। मीरा, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा है, इनके 20 पद, प्रारंभ से 20 पद को पढ़ना है आपको। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रियप्रवास 1914 ईस्वी में है, जो प्रथम महाकाव्य के श्रेणी में आता है। और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जो कि उसमें प्राचीन, वर्तमान और भविष्य की बातें इसमें प्रतिपादित की गई है, और यही वो पुस्तक है जिसके कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रवादी कवि घोषित कर दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साकेत 1931 की रचना है, और इसमें नवम सर्ग आपको पढ़ना है। कौन सी सर्ग है, नवम सर्ग। क्योंकि नवम सर्ग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने इसमें जो उर्मिला का, जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी सीता मैया के साथ वनवास को जाते हैं, तब उर्मिला का जो विरह वर्णन है, वहाँ 12 महीने का जो वो त्याग सहती है अपने पति के लिए, वहाँ पे ये बहुत ही मार्मिक तरीके से उनके बारे में दिखाया गया है, जो कि किसी भी कवि ने वहाँ पे दृष्टि नहीं डाली, सब सीता मैया की ओर ध्यान आकर्षित किए। लेकिन ऐसे मैथिली शरण गुप्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवम सर्ग के माध्यम से जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला के दृष्टिकोण से उन्होंने इसे रचना को रचित किया है, और नवम सर्ग बड़ा ही मार्मिक दृष्टि से लिखा गया है। उनके उर्मिला के विरह ताप को यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये आपको पढ़ना है। आगे बात करें कि जयशंकर प्रसाद के आंसू 1925 के जो है विरह काव्य है। कामायनी जो महाकाव्य है, इसमें श्रद्धा, लज्जा, ईरा को आपको ये तीनों को पढ़ना है। ठीक है, तो 15 सर्ग हैं इसमें, तो आपको मात्र कितना पढ़ना है, श्रद्धा, ईरा और लज्जा को पढ़ना है। निराला को देखते हैं कि इनकी जो कविता है जूही की कली 1916, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था, तो इसके बारे में ये मुद्दा उठी थी। जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति 1936 की ये रचना है, और ये अनामिका में संग्रहित है, जो कि अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर इन्होंने लिखा है। राम की शक्ति पूजा भी 1936 की रचना है, इसमें राम की शक्ति पूजा का वर्णन किया गया है। उनके विजय की ये वंदना है एक प्रकार से, जो कि अपने त्रिनेत्र यानी अपने नेत्र को समर्पित करते हैं, तो इस तरह के वंदना से जो शक्ति खुश होती है, उन्हें वरदान देती है और उन्हें विजय हासिल होती है, तो ये सब इसमें दिखाया गया है। कुकुरमुत्ता 1942 की रचना है, प्रगतिवादी दृष्टिकोण है इसमें। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, तो ये भी कविता है। तो ये जितने भी कविता लगे हुए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनमें भी इम्पोर्टेंट अगर देखें तो सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, और कुकुरमुत्ता है, और जूही की कली, ये चारों इससे भी इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताते चल रही हूँ, तो आप जरूर से नोट डाउन कर लें इसको। चलिए आगे बात करते हैं। सुमित्रानंदन पंत का आपको परिवर्तन पढ़ना है, जो कि 1925 का है, और प्रथम रश्मि पढ़ना है। तो ये 2 कविताएं इनकी लगी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये किसमें संकलित है, कितनी इनमें जो कविताएं संकलित है, कौन से कविता संग्रह में इसको संकलित किया गया है, तो ये सारा चीज़ आपको देखना है। इसके विषय वस्तु को भी देख लेना है साथ साथ, और इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, क्योंकि पंक्तियां से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जो इस अभी जो है
काफ़ी प्रचलित में है, पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस तरह देखना है। आगे बात करूं महादेवी वर्मा जी के बारे में, तो इनकी जो लाइन है देख लीजिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दूरत झरो जगन के जीर्ण पद। तो ये जितने भी रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा के काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि ये बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, ये कहाँ संकलित है, किस काव्य में संकलित है, तो ये इस तरह आपको देखना है। तो आपको एक दृष्टिकोण मैं प्रदान कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो मैं ज़रूर से यह कह सकती हूँ कि आपको सफलता ज़रूर से हासिल हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, ठीक है, उर्वशी के तृतीय अंक को पढ़ना है। इसमें मनु और उर्वशी की कथा को दिखाया गया है। रश्मि रथी को आपको पढ़ना है। ठीक है, रश्मि रथी दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, तो रश्मि रथी को आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, इसमें रश्मि रथी में जो कर्ण का इसमें दिखाया गया है, प्रतापी कर्ण का उसमें वर्णन किया गया है, तो उनके जन्म का भी यहाँ पे प्रश्न किया गया है, तो बहुत ही अच्छी रचना है, आपको पढ़ना चाहिए। नागार्जुन जो है कालिदास महत्वपूर्ण है, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, तो इनकी सभी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछी जाती है, और इनके पंक्ति भी पूछे जाते हैं। अगला है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे, जिन्होंने प्रयोगवाद का जन्म दिया। 1943 ईस्वी में तार सप्तक की संपादन करता कौन है, तो यही अज्ञेय हैं, और इनकी कल की बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास क्षण भर, असाध्य वीणा, और कितनी नावों में कितनी बार, तो इनकी रचनाओं को देखना है। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण, और इतना ही रचनाओं को नहीं देखना है, इनके सभी रचनाओं को देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं ये। और किन रचनाओं पर इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो कितनी नावों में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो जितने भी रचनाएं हैं ये किस में संकलित हैं, ये भी साथ साथ आपको देखना है। तो ये जो कवि हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनके सभी रचनाओं को देखना है आपको। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश और सतपुरा के जंगल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुक्ति बोध, भूल गलती, बर्म राक्षस और अंधेरे में, ये फैंटेसी रचना है, लंबी कविता के ये लाइन में आती है क्योंकि ये लंबी कविता है। तो अंधेरे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अंधेरे में जो विद्वानों का राय है तरह तरह का, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें धूमिल का नक्शलबारी और मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि कविता जो यूनिट 5 है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है जून में, तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन पूछा गया इस बार, तो इस तरह आप तैयारी करें। ठीक है, अगला देख लेते हैं हिंदी उपन्यास के बारे में। तो उपन्यास आपका जो मूल रूप से पढ़ना है आपको, क्योंकि अलग दे दिया है, उधर तो आपको सभी जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार या उनके उपन्यास हैं आपको पढ़ना है, और ये जो है ये अलग से यूनिट में बांट दिया गया है, तो ये मूल रूप से आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी उपन्यास हैं, प्रथम जो देवरानी जेठानी की कहानी है, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु जो कि अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रेमचंद्र के गोदान को मूल रूप से देखना है। अज्ञे शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 की है। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल जो कि 1954 का है। यशपाल का झूठा सच जो कि 1958-60 का है। अमृत लाल नागर का मानस का हंस जो कि 1972 का है। ठीक है, भीष्म सानी का तमस जो कि 1972-73 का है। श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी जो कि 1968 का है। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा जो कि 1979 का है। मनु भंडारी का आपका बंटी जो कि 1971 का है। जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना जो कि 1972 ईस्वी का है। तो इस तरह हमने साथ साथ इसके सन को भी देखा कि ये कब लिखे गए हैं, और यहाँ से आपके प्रमुख तौर पे पात्र पूछे जाते हैं। ठीक है, पात्र पूछे जाते हैं। यहाँ पे कहानी के जो मुख्यांश है, तो मुख्यांश को भी आपको देखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये दो चीज़ आपको देखना है कि इसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या रहे हैं, इनके प्रमुख पात्र और गौण पात्र, क्योंकि अब गौण पात्र से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ प्रमुख पात्र को आपको नहीं देखना है, इनके गौण पात्र को भी साथ साथ देखना है और इनकी विषय वस्तु को भी ध्यान रखना है और प्रमुख जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रही है वो भी आपको देखना है। और मैंने मैला आंचल और गोदान पर एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला हुआ है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। अगले यूनिट की बात करें तो ये कहानी यूनिट है, 7 यूनिट है और इसमें कुल 17 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, चंद्रबाला घोष की जो है, जिसे बंग महिला प्रथम महिला हैं ये कहानीकार, जो चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई बाई, इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई है। माधव राय स्प्रे की, जैसे बात किया 1901 की ये कहानी है माधव राय स्प्रे की, और ये आधुनिक दृष्टिकोण से ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान राहीन की जो कहानियाँ लगी हुई है। प्रेमचंद्र का आपका 2 कहानी है, ईदगाह, हामिद का 1933 का, दुनिया का अनमोल रतन 1907 की कहानी है। राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, जो कि 1913 की कहानी है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा 1915 की कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई पृष्ठभूमि पर है। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप 1929 का ये कहानी है। अपना अपना भाग्य जो है 1931 का है। आगे देख लेते हैं। आगे जो है फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम और लाल पान का बेगम, इनकी 2 कहानियाँ लिखी है। अज्ञे जो गैंग्रीन या रोज के भी नाम से जानी जाती है कहानी है। शेखर जोशी का कोसी का घटवार 1958 का है। भीष्म साहनी का अमृतसर आगे और चीफ की दावत, जो इसमें संवेदनात्मक ये कहानी, तो 2 कहानी है। कृष्णा सोपती का सिक्का बदल गया लिखा गया है। हरिशंकर प्रसाई, ये 1948 की कहानी, सिक्का बदल गया। इंस्पेक्टर दाता दिन माता दिन चांद पर, ये व्यंग्यात्मक कहानी है प्रसाई जी के द्वारा। ज्ञान रंजन पिता और कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, जो कि ये समानांतर 2 कहानियाँ लिए चलती है। और निर्मल वर्मा का 1960 का परिंदे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी कहानियाँ यहाँ पे दी गई है, आपकी टोटल 17 कहानियाँ यहाँ पे जो दी गई है, ये आपको सभी पढ़ डालना है, क्योंकि अब अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा। और अब आप जो पात्र और महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ पूछी जाती है तो आप इससे अवगत पूरी तरह से हो जाते हैं, तो इसे आप कर लेना। अगले यूनिट को देखते हैं। तो नाटक है यूनिट 8 और देख लेते हैं कौन कौन सी आपके नाटक लगी हुई है। तो यहाँ पे भारतेंदु का 2 नाटक लगा हुआ है, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा 1880 की है और अंधेर नगरी 1881 की है। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त 1931 की है। स्कंदगुप्त 1928 की है और ध्रुव स्वामी जो है 1933 की है। तो ध्रुव स्वामी जो है ये समस्या प्रधान नाटक है। अंधा युग आपको पढ़ना है, गीति नाट्य माना जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली 1934 की है। मोहन राकेश आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन 1958 का है और आधे अधूरे 1969 का है। और हबीब तनवीर का आपको आगरा बाजार पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी जो कि 1974 का है। शंकर शेष का एक द्रोणाचार्य 1977 का है। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी पढ़ना है आपको और मन्नू भंडारी का महाभोज जो कि 1979 का है। तो हम लोगों ने नाटक के साथ साथ उसके विषय वस्तु को भी आपको ध्यान में रखना है और साथ ही इसके डेट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कर्म से पूछी जाती है। और आप ये मूल जितने भी नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो या फिर कहानियाँ हो, तो इनके आपको डेट को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके खूब पूछे जाते हैं कर्म वाइज। आगे देखते हैं कि यूनिट 9 जो क्या है, तो ये जो है आपका निबंध विधा है और निबंध में आपको भारतेंदु के दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र के शिव मूर्ति को पढ़ना है, बाल कृष्ण भट्ट के शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये काफ़ी फेमस है और ये भी फेमस है, पूछी जाती है। और शिव शंभू के चिट्ठे से इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं।
विद्यानिवास मिश्र जो एक ललित निबंधकार माने जाते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974 का है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिखे हैं, जिनमें आपको मजदूरी और प्रेम को पढ़ना है। कुबेर नाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास पढ़ना है। विवेक की राय का उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य को पढ़ना है। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण हैं। और लास्ट यूनिट आपका बात करें तो लास्ट यूनिट जो है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं आपको पढ़नी है, जिसमें राम वृक्ष, बेनीपुरी की माटी की मूर्ति ये रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा का ठोकरी बाबा ये भी रेखा चित्र है। मुर्दैया ये आत्मकथा है। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में ये जीवनी है इनकी, प्रेमचंद्र की। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, तो ये किसी में नहीं आती है, तो ये एक तरह से आत्मकथा के रूप में ही लिखी गई है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, जो कि शरद चंद्र के ऊपर इन्होंने लिखा है, तो ये एक जीवनी है। आगे देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी आत्मकथा क्या है, तो इनकी आत्मकथा को 4 खंडों में विभक्त किया गया, इन्होंने किया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये चारों जो खंड हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें आपको क्या भूलूं का क्या याद करूं पहला खंड जो आपको पढ़ना है। आगे है रमणिका गुप्ता याफुदरी है, एक जिद्दी लड़की की कहानी। हरिशंकर पर शाही भोला राम का जीव एक व्यंग्यात्मक ये रचना है इनकी। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल संस्कृत्यायन का यात्रावृत्त है मेरी तिब्बत यात्रा, और अज्ञे का यात्रावृत्त है अरे यायावर रहेगा याद। तो हम लोगों ने टोटल यूनिट की बात कर ली, टोटल 10 यूनिट है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह आपको सिलेबस को अच्छे तरह से कवर करना है, और जैसे मैंने बताया है अगर आप उस तरह से सिलेबस को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम में कठिनाई देखने को मिल सकता है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। और पहला जो बुक है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो बुक है वो आप ले लें। दूसरा है कि आप PYQ, ठीक है, PYQ लगाएं। तीसरा है कि आप उसके कंटेंट को पढ़ें। तो इस तरह आप अगर सभी बुक और कंटेंट के हिसाब से आप उसकी तैयारी करते हैं, PYQ लगाते हैं, तो जो आपका जो कठिनाई का स्तर है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और सेकंड यूनिट जैसे मैंने बताया है उसको वैसे पढ़िए, आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी। और अगर मैं बताना चाहती हूँ कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने हो सके PYQ लगाएं, और आप एक नोटबुक कर लें। जितने भी इम्पोर्टेंट आपको तथ्य मिल रहे हैं तो आप अलग से उसका एक नोटबुक बना लें, जो आपको रिवीजन लास्ट टाइम में रिवीजन करने में उसमें फ़ायदा नज़र आने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम में आपका रिवीजन, MCQ और PYQ यही 3 चीज़ आपको लास्ट टाइम में करना है, तो आपको इस तरह ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो UGC नेट के सिलेबस के बारे में जितने भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम बताएं आप सिलेबस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैंने आज बना दिया है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आएगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपको तैयारी में एक दृष्टिकोण भी प्रदान होगा। तो ज़रूर से इसे देखें, और जो भी एस्पिरेंट हैं UGC नेट के तो उन्हें आप शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। और ज़रूर से भी अगर वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए, इसके साथ ही मैं आज का वीडियो है यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मेरे वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही अच्छे तरह से फुल डिटेल्स के साथ आपको एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक बता दिया है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छा स्कोर लाएँ UGC नेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।